दोस्तों, अब तक आपने हैवानियत की दर्जनों दास्तान सुनी होंगी, लेकिन जो सच्ची कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हिल जाएंगे। 2013 में घटी इस घटना पर लगभग पूरा देश रोया था। इस केस की सुनवाई के दौरान मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर यह घटना क्या थी, जज ने क्या टिप्पणी की थी इस केस में और क्या क्या कुछ हुआ था, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो ये कोई आम तारीख थी, मगर दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन बेहद खास दिन था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन खुशी भी थी, क्योंकि प्रीति ने वो कारनामा किया था जिस पर उसके परिवार को गर्व था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली में ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति राठी ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया और एग्जाम में शामिल हुई और सफल भी हुई। प्रीति बतौर नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्ट कर ली गई। अब सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और अब प्रीति को मुंबई के कोलाबा स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और अब उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। इस वजह से प्रीति मुंबई जा रही। प्रीति को मुंबई तक छोड़ने पिता अमर सिंह राठी इन सभी को एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचाना था। तय समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती है। इस ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ थी। सीट पर जितने लोग थे उससे ज्यादा कई खड़े थे। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छिपाया हुआ था और वो किसी से बातें नहीं कर रहा था, लेकिन कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता तो कभी वापस आकर सीट पर बैठ जाता और वो अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश कर रहा था। यह बात प्रीति के परिवार वालों ने नोटिस नहीं की और वो कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। भीड़ भाड़ और गमगमाही के बीच सभी सो गए। यूं ही रात गुजर गई। सुबह होते ही लोग उठ जाते हैं और इधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ती हुई मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। प्रीति उसके पिता ट्रेन से उतर जाते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, जबकि प्रीति के पिता आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वह चलने में अपने पिता से काफी पीछे हो गई है, तो वो भी अपने कदम को तेजी से बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि वो उनके पास पहुंच सके। अभी प्रीति ने अपने कदम तेजी से बढ़ाना शुरू ही किए थे कि अचानक वह महसूस करती है कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से छुआ है। प्रीति के कदम अचानक रुकते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसे छुआ है। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वही लड़का दिखता है जो अपने चेहरे को गमछे से छुपाकर उसकी बोगी में ही बैठा हुआ था और लगातार उसे ही देखने की कोशिश कर रहा था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो नकाबपोश लड़का एक डिब्बा निकालता है और अगले ही पल उस डिब्बे में से कुछ प्रीति के चेहरे की तरफ फेंकता है। जैसे ही वह तय फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, अचानक प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे पैसेंजर भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ आ जाता है कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। प्रीति के पिता उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर जाते हैं, क्योंकि प्रीति काफी तकलीफ में थी और जख्म काफी गहरे लग रहे थे। इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। उधर वो नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख पुकार सुनकर प्रीति के नजदीक खड़े समीर शेख नाम का एक युवक तुरंत उस डिब्बे से उठाकर समझने की कोशिश करता है कि अचानक से क्या हुआ है। समीर के हाथों पर गिर जाता है और वो तुरंत डिब्बा नीचे फेंकता है और समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है।
और वो तेजी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है और साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो, पकड़ो उसे। कुछ ही पलों में वह नकाबपोश उन सभी को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो जाता है। समीर, शेख और सलमान, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि इस केस में इन तीनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्पॉट पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। चूंकि प्रीति को भाभा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति को इलाज शुरू होता है। इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीहा हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जख्म इतना गहरा हुआ था कि प्रीति की आवाज जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा बुरी तरीके से जल चुका था, साथ ही उसकी गर्दन पर भी गंभीर घाव हुए थे। इस कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। प्रीति के शरीर पर जरूर गहरे जख्म हुए थे, मगर प्रीति का हौसला अभी टूटा नहीं था। वो पूरे जज्बे और हिम्मत से लड़ रही थी। अब प्रीति चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। प्रीति लिखकर डॉक्टर और अपने माता पिता से बात करने लगी। इस एसिड अटैक की खबर मीडिया में फैल चुकी थी और धीरे धीरे ये खबर अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियां बनने लगी थी। देखते ही देखते देश भर में यह मुद्दा छा गया। लोग इस एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू कर देते हैं और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था और जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को गिरफ्तार करके सजा देने की मांग शुरू हो गई थी। पुलिस पर भी दबाव था कि वो तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करें, लेकिन समस्या ये थी कि अपराधी का कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार अपराधी का स्केच पुलिस ने तैयार करवा लिया था और अपराधी की तलाश शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, आगे क्या होता है इसकी कहानी हम आपको एपिसोड 2 में बताएंगे। क्या प्रीति पर जिस व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था उसकी पहचान हो पाई या नहीं, इस सब का राज एपिसोड 2 में खुलेगा।